नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, अपन देख रहे थे, देखो बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देख रहे थे अपन डेली क्लासेस में शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर में। तो आज अपन बात करेंगे आगे की यूनिट की। भाई पेपर का नाम चल रहा था फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान के मूल आधार। हमने इसमें फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट देख ली थी। अगर आप लोगों ने उसके क्वेश्चन नहीं पढ़े तो पहले वो पढ़ गया हो भाई, ताकि आपको समझ में आए कि कड़ी से कड़ी अपन को पढ़ना है। उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड जो क्लास थी, जो पहली और दूसरी यूनिट की, वो आपको पढ़नी है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे थर्ड यूनिट की। उससे पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम जूनियर एजुकेशन रहेगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है? या तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से ज्वाइन कर लो, या टेलीग्राम ऐप पे जाओ, वहां लिखो झुंझुनू एजुकेशन, वहां ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम भाई झुंझुनू एजुकेशन, इसको सारे लोग फॉलो कर लेना। जितने बच्चे जुड़े हुए ना, सारे लोग फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम को। ये नाम सब लोग जानते ही हो, नहीं जानते तो याद रखना भाई, नितेश तिवारी झुंझुनू सर और झुंझुनू एजुकेशन। ये नाम अपने माइंड फिट कर लो। इस प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे झुंझुनू एजुकेशन पे। यूनिट 3 30 यूनिट की अपन बात करेंगे। जो मैं क्वेश्चन बताऊं ना, बस आप तो इनके क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। आंसर्स भी साथ बता रहा हूं क्लास में, तो ये डबल फायदा होने वाला आप लोगों के लिए। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप लोग सीरीज वीरीज सब छोड़ दो, ये क्लास पढ़ लेना, बस काफी है। सब्सक्राइब कर लो अगली क्लास के लिए। 2 यूनिट पहले कंप्लीट करवा चुका हूं। ये थर्ड यूनिट है, इसके बाद फोर्थ यूनिट है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो क्लास डाली है वही पढ़ के जाना आप तो एग्जाम के अंदर, और कुछ भी मत पढ़ना बस, क्योंकि आंसर भी मैं साथ बता रहा हूं, तो इसी को आप लोग रट्टा मार जाना। ठीक है बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता की प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। कि जो स्वतंत्रता है वो क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसका महत्व क्या, वर्णन करना है। उत्तर देखेंगे। स्वतंत्रता एक बहुआयामी अवधारणा है जो न केवल राजनीति विज्ञान बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व का आधार भी है। स्वतंत्रता है वह मानव जीवन जो है उसका अस्तित्व का आधार है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना भी आवश्यक है मित्रों। ठीक है, देखो स्वतंत्र मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। पहला आता है इसमें नेचुरल लाइबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ उस स्वतंत्रता से है जो मनुष्य को जन्म से प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। कि भाई स्टार्टिंग से जब इंसान जन्म लेता है तब से वह स्वतंत्रता होता है, उसको भी बोलते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखो ऐसे ही पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वही पॉइंट आपको एग्जाम में सेम टू सेम छापने हैं। अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ही लिखना। रूसो वैज्ञानिक के अनुसार क्या है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन वह स्वतंत्र बेड़ी से जकड़ा हुआ है। यह धारणा मानती कि समाज और राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र था। कि स्टार्टिंग में जब जन्म होता है तो स्वतंत्र ही होता है, फिर वो जिम्मेदारियों में जकड़ जाता है, फिर अलग अलग परिस्थितियों में जकड़ जाता है, तो वो स्वतंत्र हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति उन गतिविधियों से है जिसका केवल उसी पर प्रभाव पड़ता है। इसके खान पान, वेशभूषा, धर्म और निजी जीवन में के निर्णय भी शामिल हैं। जेएस मिल इस स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक हैं कि खुद की बात मानता है और उसका प्रभाव, एक व्यक्ति का प्रभाव उसके खुद पर ही पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या है, यह वह स्वतंत्रता है जो राज्य अपने नागरिकों को प्रदान करता है, जैसे इसकी रक्षा करना कानून द्वारा की जाती है। जैसे भाई सरकार द्वारा, आज अपन राजस्थान में रह रहे हैं तो मुख्यमंत्री या सरकार द्वारा हमें स्वतंत्र किया गया है और कुछ कानूनों में बांधा गया है कि इन कानूनों की आपको पालना करनी पड़ेगी। वो होती है नागरिक स्वतंत्रता। इससे विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने और भ्रमण करने की आजादी मिल जाती है। 4 नंबर राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार। कि भाई राजनीति में आप जा सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, फिर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हो और शासन व्यवस्था में भाग ले सकते हो। जैसे देखो पहले से मतदान का अधिकार, कि आप चुनाव देके किसी को जिता सकते हो, चुनाव खुद लड़ सकते हो, सार्वजनिक पद प्राप्त कर सकते हो, सरकार की आलोचना भी कर सकते हो। अगर कुछ गलत काम कर रही है तो आप सरकार के विरोध भी बोल सकते हो। ये होती है राजनीतिक स्वतंत्रता मित्रों। आर्थिक स्वतंत्रता, मैन मोटा सिस्टम ये आता है आर्थिक। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को मनमाना धन कमाने की छूट हो, बल्कि इसका अर्थ है व्यक्ति को बेरोजगारी, भूखमरी, शोषण से मुक्ति मिले। कि भाई मनमाना धन मत कमाओ, बेरोजगारी उसको दूर करो।
व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने और जीविकोपार्जन करने का समान अवसर प्राप्त हो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जब कोई राष्ट्र किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त होता है और अपना संविधान व नीतियां स्वयं बनाने में सक्षम होता है तो उसे स्वतंत्रता कहते हैं। ये स्वराज की अवधारणा पर आधारित है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। मित्रों, महत्व क्या है? महत्व के बिंदु वो पढ़ेंगे हम लोग। व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वतंत्रता के बिना मनुष्य अपनी छिपी हुई प्रतिभा और क्षमताओं का विकास नहीं कर सकता है। मित्रों, जब व्यक्ति को सोचने और कार्य करने की आजादी मिल जाती है तभी वह अपनी बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग कर पाता है। देखो, आपको एकदम खुला छोड़ दिया जाए कि आप अपने हिसाब से करोगे तो फिर अपना व्यक्तित्व अपने हिसाब से आप लोग, आपके अंदर जो शक्तियां उनका आप लोग उपयोग करोगे। लोकतंत्र का अधिकार, लोकतंत्र और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना स्वतंत्रता के निष्पक्ष चुनाव और जनमत का निर्माण संभव नहीं है। ये नागरिकों को शासन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका देती है। समझ गए कि मतलब चुनाव लड़ सकते हो, चुनाव जो अच्छा इंसान लड़ रहे हो उसको वोट दे सकते हो, मतदान कर सकते हो, ये लोकतंत्र का अधिकार है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना भी इसका महत्व है। स्वतंत्र व्यक्ति को राज्य की निरंकुशता से बचाती है। न्यायपालिका स्वतंत्रता के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो। कि भाई मौलिक अधिकारों, ये भी स्वतंत्रता ही है कि भाई किसी के अधिकारों को छीना नहीं जाए। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति, स्वतंत्र वातावरण में ही नए विचारों, आविष्कारों, कला का जन्म होता है। जिस समाज में वैचारिक स्वतंत्रता होती है वहां रूढ़िवादिता समाप्त होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। कि भाई जो ऐसा समाज जिसमें विचारों की स्वतंत्रता हो, जैसे आप लोग बोलते हो ना, आप तो ओपन माइंडेड है, वो बात कर रहा है। ठीक है, क्या वो विचार खुले हैं तो रूढ़िवादिता खत्म होगी। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ मिलकर न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है। यह समाज के वंचित वर्गों को अपनी आवाज उठाने और शोषण के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति प्रदान करती है। इसकी सीमाएं क्या है और इसका निष्कर्ष देखेंगे अपन। स्वतंत्रता कभी भी असीमित नहीं हो सकती। स्वतंत्रता भाई असीमित नहीं होती, वो बहुत ज्यादा हो रहती है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति को अपनी मर्जी से कुछ भी करने को असीमित छूट दी तो वह दूसरे की स्वतंत्रता बाधित बन सकती है। इसलिए इसे सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां राज्य व्यक्ति कार्यों को उचित प्रतिबंध लगा सकता है ताकि समाज व्यवस्था बनी रहे। तो देखो, एक इंसान पर है ना प्रतिबंध लगाना भी चाहिए, वरना वो तो अपने मन मर्जी करेगा और फिर ये अपने राज्य के लिए घातक हो सकता है। निष्कर्ष, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा का अभिन्न हिस्सा है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ करे और राज्य इसे सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबंध करे। ये देख लेना भाई, निष्कर्ष देख लो। निष्कर्ष तो देखना है कि निष्कर्ष में सारी चीजें आ जाती है। तो अगर आप लोग निष्कर्ष अच्छी तरीके से लिख दोगे ना, ये 2-3 लाइन, तो वहां पे अच्छे नंबर ले जाओगे। एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं, फटाफट झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। समानता और न्याय क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, समानता और न्याय क्या है? समानता और न्याय राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। मित्रों, ये दोनों अवधारणाएं एक आदर्श समाज के निर्माण की अनिवार्य है। एक अच्छा और आदर्श समाज बनाने के लिए समानता की भी आवश्यकता है और न्याय भी आवश्यकता है। न्याय नहीं होगा तो भाई फिर आदर्श राज्य कैसे निर्माण होगा? जहां समानता का भेदभाव का अंत है, वही न्याय का प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित हक दिलाना है। यहाँ समानता और इसका जो न्याय उसका विस्तृत वर्णन है। जैसे समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है? समानता का तात्पर्य समाज की उस स्थिति से है जहां किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। इसका एक समान व्यवहार से अधिक समान अवसरों की उपलब्धता है। मतलब जितने भी लोग रहते हैं समाज में उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि तू इस जाति से, तू इस धर्म से है, तेरा रंग ऐसा है, तेरा जन्म स्थान ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए कि भाई तू भी अपना है, हम सब एक है, ऐसी भावनाओं के साथ रहना ही समानता है। ठीक है, समझ गए? प्रमुख आयाम क्या है? कानूनी समानता होनी चाहिए, राजनीतिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। ये 4 बिंदु स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। समानता का महत्व क्या है? मानवीय गरिमा, यह व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर देती है। अगर आप लोग दूसरे को सम्मान रखोगे तो फिर आत्मसम्मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। लोकतंत्र की सफलता, बिना समानता के लोकतंत्र केवल एक दिखावा मात्र रह जाता है और समानता होगी तो लोकतंत्र की सफलता होगी। सामाजिक न्याय, समानता ही न्याय का आधार बनती है। अब देखते हैं न्याय क्या है। न्याय एक व्यापक अवधारणा है जिसका अर्थ है उचित और अनुचित के बीच अंतर करना। प्राचीन समय में न्याय को धर्म से जोड़ा जाता था, लेकिन आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ अधिकारों, कर्तव्यों, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है। तो सब लोगों को समान अधिकार देना चाहिए, न्याय करना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला करना चाहिए, यही होता है न्याय। प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय होता है पहला,
कौन सा होता है भाई? समाज के कमजोर वर्ग जैसे दलित, महिला, अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करना और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, ये तो होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय कौन सा है? उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का कब्जा न हो, सभी को अपनी आजीविका कमाने का पर्याप्त अवसर हो। ऐसे नहीं कि सारे पैसे एक इंसान कमाए, सब लोगों को उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार रोजगार व्यवसाय मिलना चाहिए। राजनीति न्याय, राजनीति में बिना किसी भेदभाव के परिवेश और अभिव्यक्ति स्वतंत्र हो, कि राजनीति में भी बिना किसी भेदभाव की हो। ऐसे नहीं कि मेरा पुत्र ही बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानूनी न्याय, निष्पक्ष न्यायपालिका और कानूनों का तार्किक होना। सिद्धांत कौन कौन से हैं? समान लोगों के साथ समान व्यवहार। सानुपातिक न्याय कौन सा होता है? मेहनत और योग्यता के आधार पर लाभ मिलना चाहिए। भाई आप किस प्रकार से योग्य हो उस काम के लिए तो आपको लाभ मिलना चाहिए। विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? न्याय कहता है कि जो लोग शारीरिक या सामाजिक रूप से पिछड़े, उन्हें आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण किए जाएं। मुझे लगता है भाई, बताना एक बार, आप जितने भी लोग जुड़े हो बताना आरक्षण सही है या नहीं है, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सारे लोग कमेंट करें भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके ये कमेंट करें कि आरक्षण सही है या नहीं है। जितने भी जुड़े हुए हैं सब लोग बताएंगे कि आरक्षण सही है या नहीं है। समानता और न्याय के बीच जो संबंध है वो क्या मित्रों? समानता और न्याय एक दूसरे की पूरक है, यानी उल्टे हैं। न्याय की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक समाज में समानता न हो। यदि किसी समाज में भारी असमानता है तो वहां केवल शक्तिशाली लोगों का हथियार बनकर रह जाता है। कौन? न्याय। तो जहां समानता नहीं होगी तो फिर कई बार कहते हैं ना कि अमीरों का चलता है, इसके पास तो पावर है, इसकी चलती है, वो हो जाता है। फिर न्याय का लक्ष्य समानता है, ऐसा समानता न्याय का साधन है। बिंदु देख रहे हैं ढंग से दोनों ना। निष्कर्ष, समानता और न्याय केवल किताबी शब्द नहीं है बल्कि एक सभ्य समाज की आत्मा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इन दोनों को प्राथमिकता दी गई है। एक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिससे न केवल कानूनी बल्कि वास्तविक सामाजिक तथा आर्थिक समानता स्थापित हो सके, जिससे प्रत्येक नागरिक को सच्चा न्याय मिल सके। भाई एक अच्छा राज्य होगा तो उसमें समानता आवश्यक रूप से है। आप भी सब लोग भी समानता रखें, लेकिन एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक और कमेंट करना कि आरक्षण सही है नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और सही है तो क्यों है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है आपको कमेंट के माध्यम से। जितने बच्चे जुड़े हुए सारे के सारे लोग कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है भाई, शक्ति, अधिकार और वैधता क्या है? ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, पहली बात करेंगे शक्ति। शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। सरल शब्दों में शक्ति का अर्थ है दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता। इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करके लिख लेना भाई। शक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता। अपन शक्ति की बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान में। आप अपनी शक्ति में दिखाना कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ऐसी शक्ति नहीं। राजनीति विज्ञान में किस प्रकार से शक्ति काम करती है। परिभाषा रॉबर्ट डहल के अनुसार क्या है? डहल जी क्या कहते हैं भाई? शक्ति वह क्षमता है जिससे अ व्यक्ति ब व्यक्ति से वह कार्य करवा लेता है जिसे ब सामान्य नहीं कर सकता। कोई आदमी है ब, वो किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन ए के पास शक्ति है तो शक्ति इसको करना पड़ेगा, देख ले तो करना ही पड़ेगा, फिर वो करता है। शक्ति के रूप बल, प्रभाव, मनोवैज्ञानिक शक्ति। बल क्या है? ये शक्ति का सबसे कठोर रूप है, जैसे पुलिस या सेना। प्रभाव, जब कोई व्यक्ति अपनी बात पर व्यक्ति से दूसरों को प्रेरित करता है। मनोवैज्ञानिक शक्ति, विचारों के माध्यम से लोगों को मस्तिष्क पर नियंत्रण करना। जैसे कोई नेता होता है, वो भाषण देता है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, फिर आप लोग सुनते रहते हो और आप प्रभावित हो जाओ तो आप उसकी बात मान लेते हो भाई। शक्ति के स्रोत क्या क्या हैं? ज्ञान है, संगठन है, आर्थिक स्थिति है, ये शक्ति के स्रोत हैं। अधिकार क्या होता है? जब शक्ति को कानूनी और संस्थागत रूप मिल जाता है तो वह अधिकार बन जाता है कि वह शक्ति है और उसको कानूनी रूप बना दिया कि ये तो भाई इस प्रकार से है, ये काम आपको सबको करना पड़ेगा, पूरे राज्य को। तो अधिकार का अर्थ है शक्ति का नियमन। परिभाषा हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? हेनरी फेयोल कहते हैं कि अधिकार आदेश लेने का अधिकार है, उसे मनवाने की शक्ति है। विशेषता, अधिकार में शक्ति के साथ साथ औचित्य भी जुड़ा होता है। अधिकार में शक्ति के साथ औचित्य होना चाहिए। जब कोई पुलिस अधिकारी आपको रुकने का आदेश देता है वह उसके अधिकार का प्रयोग होता है, क्योंकि समाज ने उसे ये शक्ति दी है। मतलब मान लो सरकारी आदेश बन जाए तो उसे अधिकार बोलते हैं। कोई शक्ति है वो सरकारी आदेश बन जाए ना तो उसको अपना अधिकार बोलते हैं भाई। देखो मैं मित्रों जो पॉइंट बता रहा हूँ आप इनको ऐसे कैसे छाप देना एग्जाम के अंदर, साथ साथ लिखते चलना नोट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पेपर के अनुसार अधिकार के प्रकार कौन कौन से हैं? पारंपरिक अधिकार, जो परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित हो, जैसे राजतंत्र। मतलब पहले के टाइम राजा नहीं थे, वो राजा के जो आदेश थे, अधिकार थे, वही है पारंपरिक अधिकार। करिश्मई अधिकार,
जो किसी नेता के या साधारण व्यक्ति या जादू पर आधारित हो, जैसे महात्मा गांधी या नेपोलियन। कानूनी तार्किक अधिकार ये मिल रहे भाई हम सबको, तो जो संविधान और लिखित नियमों पर आधारित हो, जैसे आधुनिक लोकतंत्र, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। हम उनकी बात मानते हैं, जो प्रधानमंत्री फैसला ले रहे वो तो मानना पड़ता है कि हमने उनको यह शक्ति दी है भाई। वैधता, वैधता वह विश्वास है जिसके कारण नागरिक शासन के आदेशों का पालन स्वेच्छा से करते हैं। यह शक्ति और अधिकार को नैतिक आधार प्रदान करती है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ 100% इस क्वेश्चन से एक निबंधात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको अच्छे से रट लेना। शक्ति, आधार, वैधता, अधिकार, ये चीज आपको याद करनी है भाई, ठीक है ना। महत्व क्या है भाई वैधता का? यदि किसी सरकार के पास केवल शक्ति है लेकिन वैधता नहीं, तो वह शासन लंबे समय तक नहीं टिक सकता। वैधता ही शक्ति का अधिकार में बदलती है। वैधता संकट, जब जनता का सरकार की कार्यप्रणाली, उसकी नीतियों विश्वास उठ जाता है, तो वैधता का संकट पैदा हो जाता है, जिसे क्रांति या विद्रोह होते हैं। देखो शक्ति प्लस वैधता दोनों जुड़ जाए तो अधिकार बन जाती है। सूत्र आपको अंडरलाइन करके लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लिख दोगे ना तो इसको अंडरलाइन करके या कोष्टक बंद कर दोगे या सर्किल पढ़ाई बंद कर दोगे ना जब आए क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। शक्ति प्लस वैधता बराबर अधिकार। कमेंट करो भाई आरक्षण सही है कि नहीं है, और है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। शक्ति और अधिकार, शक्ति दमनकारी हो सकती है लेकिन अधिकार हमेशा न्यायसंगत होता है। अधिकार वह शक्ति जिससे लोग स्वीकार करते हैं। अधिकार और वैधता, अधिकार तभी तक प्रभावी रहता है जब उसे जनता की वैधता स्वीकार प्राप्त हो। शक्ति और वैधता, बिना वैधता की शक्ति केवल नगण्य शक्ति होती है, वैधता मिलने पर स्थायी और प्रभावी बन जाती है। राजनीतिक व्यवस्था, निष्कर्ष भाई राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए इन तीनों का समन्वय अनिवार्य है। एक आदर्श व्यवस्था वह है जहां शक्ति का प्रयोग सीमित हो, अधिकार कानून आधारित हो और वैधता जन सहमति से प्राप्त हो। आधुनिक लोकतंत्र में संविधान इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। शानदार पॉइंट है। एक बार दबा के सब लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे अगला वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए डायरेक्ट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है उदारवाद क्या है, इसके सिद्धांतों को पढ़ने कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो क्वेश्चन बताए वो सेम टू सेम एग्जाम में छपने वाले मेरी गारंटी है, सेम टू सेम छपेंगे, बस आप लोग रट्टा मार लेना। उदारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की वह विचारधारा जिसने पूरी दुनिया की शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज को सबसे अधिक प्रभावित किया है। यह स्वतंत्रता को अपना मूल मंत्र मानती है। उदारवाद किसको मानती है मूल मंत्र? स्वतंत्रता को। ये थोड़ा सा बेसिक है, पढ़ लेंगे भाई। उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतर, जिसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति, लिबर्टी। उस प्रकार से सरल शब्दों में उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और लोकतंत्र का समर्थन करती है। सिद्धिशवादी है ना। जॉन लोग ने क्या कहा? जॉन लोग ने कहा कि भाई मैं हूं उदारवाद का जनक, इसलिए हम लोग भी मान लेते हैं जो लोग को उदारवाद का जनक माना गया, जिन्होंने मनुष्य को 3 प्राकृतिक अधिकारों जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर बल दिया है। मनुष्य की 3 अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? व्यक्ति की सर्वोच्चता और गरिमा। उदारवाद के केंद्र में एक व्यक्ति है। यह मानता है कि समाज और राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए बने हैं, न किसी व्यक्ति राज्य के लिए, ठीक है ना। व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी और वह अपना भला बुरा स्वयं सोचने की सक्षम है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यह उदारवाद का सबसे मौलिक सिद्धांत है भाई। इसमें अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, संगठन बनाने में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता शामिल है। उदारवादियों को मानना व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। उदारवादी कहते हैं कि भाई व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए, उसको घूमने दिया जाए, उसको आने जाने में एकदम खुली छूट दी जानी चाहिए। कानून का उदारवाद व्यक्ति के शासन की बजाय कानून के शासन पर जोर देता है। इसका अर्थ है कि राजा हो या रंक, कानूनी नजर में सब बराबर है। सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होनी चाहिए ताकि वे निरंकुश न हो सके। केवल चाहे राजा हो, जैसे अपन चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, जो कानून है, कानून का शासन है, वो सब पर लागू होगा। लोकतंत्र शासन प्रणाली, उदारवाद और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। यह विचारधारा मानती है कि सरकार वही वेद्य है जो जनता की सहमति पर आधारित हो। इसमें व्यस्त मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था है। जो अपनी आज की व्यवस्था है, हम लोग किसी को चुनते हैं, वो सरकार चलाता है, तो वो सही बात है, लोकतंत्र शासन प्रणाली उसको बोलते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? उदारवाद के अनुसार धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होना चाहिए, उसे सभी धर्मों के प्रति तटस्थ होना चाहिए। मतलब भाई किसी भी राज्य को ऐसे धर्म नहीं होना चाहिए कि मेरा एक फिक्स धर्म है, नहीं नहीं, सबका व्यक्तिगत धर्म का अपना एक निर्णय होता है। जो जिस धर्म में जीना चाहता है उसी धर्म में जी सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता और मुक्त बाजार, शास्त्रीय उदारवाद हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। इसका अर्थ है कि आर्थिक गतिविधियों राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने, व्यापार करने, समझौता करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कि भाई इंसान चाहे नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे,
चाहे पढ़ाए, चाहे डॉक्टर बने, चाहे कुछ भी करे, वो उसकी खुद की स्वतंत्रता है, उसमें राज्य का कोई योगदान हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उदारवाद के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? शास्त्रीय और शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद। यह 17वीं से 18वीं शताब्दी में प्रचलित था। ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के हस्तक्षेप को पूरी तरह रोकना था। दूसरा सकारात्मक, ये 20वीं शताब्दी में उभरा। यह मानता कि राज्य को गरीबों, असहाय और वंचितों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गहरे रोजगार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। ये क्वेश्चन यहाँ से मैं बता चुका हूँ, इससे पहले वाले यूनिट में क्वेश्चन आएगा पक्का है। वेलफेयर स्टेट वाला क्या है, वेलफेयर स्टेट किस प्रकार से है, इसकी पूरा वर्णन मैंने करवाया लास्ट क्लास में, तो आप उस क्लास को देखना भाई। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट जो पढ़ा रखी है मैंने, उसको पढ़ना अच्छी तरीके से। उदाहरण का महत्व क्या है, मानवाधिकार, सहिष्णुता, प्रगतिशील समाज। निष्कर्ष क्या निकलता है? उदारवाद केवल एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने का एक आधुनिक दृष्टिकोण है। हालांकि मार्क्सवादियों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे पूंजीपतियों की विचारधारा बताया, फिर भी व्यक्तिगत गरिमा, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आज भी उदारवाद सबसे अधिक प्रासंगिक विचारधारा बनी हुई है। इसको ऐसे बंद कर देना, वहां पे लिख के, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना और जूनियर एजुकेशन का नाम अपने माइंड में सेट कर लेना भाई, जूनियर एजुकेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, समाजवाद और अराजकतावाद क्या है? समाजवाद और अराजकतावाद दोनों ही ऐसी विचारधाराएं जो वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर कर एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए सपन देखती हैं। ये अच्छा समाज बनना चाहिए जिसमें आर्थिक विषमताएं समाप्त हो और समाज भी अच्छा बने। जहां समाजवाद राज्य की माध्यम संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देता है, वही अराजकतावाद राज्य की सत्ता को पूरी तरह समाप्त करने की वकालत करता है। अराजकतावाद कहता है कि राज्य की सत्ता ही खत्म करो ना। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, भूमि पर निजी स्वामित्व के बजाय पूरे समाज या राज्य के नियंत्रण का समर्थन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को मिटाना है। समाजवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है? निजी संपत्ति का विरोध करना, आर्थिक समानता मुख्य सिद्धांत है, ठीक है। सहयोग न कि प्रतिस्पर्धा, राज्य की सकारात्मक भूमिका, ठीक है। यहाँ से आप लोग पढ़ लेना। लोकतंत्र की प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? लोकतंत्र समाजवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद, फेबनियावाद। ये 3 प्रकार से अपन मुख्य रूप से समाजवाद के प्रमुख रूप देखते हैं। अराजकतावाद को पढ़ेंगे। अराजकतावाद का अर्थ अव्यवस्था नहीं है बल्कि इसका अर्थ शासन विहीनता है। अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य सरकार और कानून मनुष्य की स्वतंत्रता का सबसे बड़ी दुश्मन है। सही बात है कहीं ना कहीं कि भाई सरकार वरकार क्या है, इंसान को जीने दो ना आराम से। इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? राज्य का विरोध। अराजकतावादियों का तर्क है कि राज्य स्वभाव से दमनकारी होता है, चाहे सरकार लोकतांत्रिक हो या तानाशाही, वह हमेशा व्यक्ति की इच्छा को दबाती है। अनावश्यक सत्ता का अंत। यह विचारधारा न केवल राजनीतिक सत्ता बल्कि धार्मिक, आर्थिक सत्ता को भी समाप्त करना चाहती है। स्वैच्छिक संघ। राज्य के स्थान पर अराजकतावादी एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां लोग अपनी मर्जी छोटे छोटे समूह संघ बनाकर आपसी सहयोग से रहे। ये कहता है सरकार खत्म हो, सत्ता खत्म हो, लेकिन लोग आपस में मिलजुल के अपना जीवन यापन करें। पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति स्वयं अपना शासक है, उस पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्रमुख अराजकतावादी विचारक हैं, उनकी बात कहेंगे भाई। विलियम गोडविन। जहां अराजकतावाद नाम आ जाए, अराजकता आ जाए तो ये लिखने प्रमुख अराजकतावादी विचारक हैं, इनकी वर्णन करना है। इन्हें आधुनिक अराजकतावाद का जनक कहा जाता है। पियरे जोसेफ प्रूदो। इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया संपत्ति चोरी है, प्रॉपर्टी थिफ्ट। मिखाइल बाकुनिन ये हिंसक क्रांति के माध्यम से राज्य को नष्ट करने के समर्थक थे। पीटर क्रोपटकिन इन्हें अराजकतावादी साम्यवाद की अवधारणा दी जो आपसी सहायता पर आधारित थी। अच्छा है भाई। इनमें अंतर क्या है? पहले समानता देखेंगे फिर अंतर देखेंगे, ठीक है। समानता और अंतर इसमें समाजवाद और अराजकतावाद में। समानता, दोनों ही पूंजीवाद और निजी संपत्ति के प्रबल विरोधी हैं। दोनों का निजी संपत्ति मतलब कि पैसे क्या करना, जीवन यापन करना चाहिए। निजी संपत्ति के भी प्रबल विरोधी है कि संपत्ति क्यों रखो आप लोग। दोनों का अंतिम लक्ष्य एक शोषण मुक्त और वर्गहीन समानता समाज की स्थापना करना है। दोनों ही मजदूरों और कामगारों की हितों की बात करते हैं कि मजदूरों को भी अच्छा जीवन यापन कर देना चाहिए। इनका अंतर आप एक बार देख लो फटाफट। राज्य की भूमिका, परिवर्तन का तरीका, नियंत्रण, धर्म, ठीक है। 4 प्रकार से अंतर दिखाए इसमें। निष्कर्ष क्या निकलता है? समाजवाद आज की दुनिया के कई देशों की नीतियों का हिस्सा है क्योंकि यह सामाजिक सुरक्षा और समानता का मार्ग दिखाता है। दूसरी ओर अराजकतावाद एक काल्पनिक विचारक अधिक लगता है क्योंकि बिना किसी केंद्रीय सत्ता के एक विशाल आधुनिक समाज को चलाना
व्यवहारिक रूप से कठिन है। वे अराजकतावाद कह रहा है कि सत्ता नहीं होनी चाहिए। अब भारत में सत्ता नहीं हो तो बाद में आपस में लड़ ले लोग, अभी भी सत्ता होने के बाद भी लड़ लेते हैं, तो बाद में भी लड़ सकते हैं। अगर सत्ता नहीं होगी तो फिर देश को कैसे रखवाड़ी होगी, किस प्रकार से देश सही चलेगा। हालांकि अराजकतावाद हमें सत्ता का दुरुपयोग के प्रति हमें सचेत रहने की प्रेरणा देता है, कि कुछ अराजकतावाद हमें सत्ता के दुरुपयोग के प्रति हमें सचेत रहने की प्रेरणा देता है, कि कुछ ऐसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो लोगों अपना पेट भरते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना यार ये तो अपना अपना कर रहा है, सत्ता के बारे में नहीं सोचता, कुछ ऐसी पार्टियां बन जाती हैं, तो उनसे बचने का, तो भाई इसके लिए अराजकतावाद थोड़ा सही भी है यहाँ पे, कि भाई वो चाहता है कि होना ही नहीं चाहिए, सत्ता वगैरह पार्टी वगैरह होने नहीं चाहिए, लोग आपस में झुंड बना के एक दूसरे की हेल्प करके काम करें। राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण की व्याख्या क्या कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं ना, मैंने जो पॉइंट बताया ना आप इनको पढ़ लेना, आपको सीरीज जाने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने मेरी क्लास देख लेना बस, सेम टू सेम 100% छपेंगे, 99 नहीं 100% छपेंगे, आपको इनको रट्टा मार लेना बस। राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण आधुनिक युग की दो सबसे प्रभावशाली और अक्सर एक दूसरे के विपरीत माने जाने वाली अवधारणाएं हैं। जहां राष्ट्रवाद अपनी सीमाओं, संस्कृति और संप्रभुता को सुरक्षित रखने पर जोर देता है, वहीं वैश्वीकरण सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की वकालत करता है। ठीक है, राष्ट्रवाद तो क्या है, अपनी सीमाओं और संस्कृति और संप्रभुता को बनाए रखने में जोर देता है। ये वैश्वीकरण है ना, सीमाओं को लांघकर कहता है कि पूरा जो दुनिया है वो वैश्विक ग्राम बने, ग्लोबल विलेज बने। राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक आधार पर एक सूत्र मानती है। केवल राजनीतिक विचार नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक लगाव है कि राष्ट्रवाद अपने, जैसे अपना आज का चल रहा है ना, राष्ट्रवाद भारत भारत होना चाहिए, वो होना चाहिए, अपने सबको लगना चाहिए कि अपना देश है। मुख्य तत्व क्या है, साझा इतिहास और संस्कृति, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रवादी मुख्य तत्व है, संप्रभुता की इच्छा और भौगोलिक सीमाएं। राष्ट्रवादी प्रकार क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कौन सा होता है, वह राष्ट्रवाद जहां पर जिसका आधार धर्म, भाषा, परंपरागत होती है। नागरिक राष्ट्रवाद यह संविधान, कानून और समान अधिकारों पर आधारित आधार होता है। उग्र राष्ट्रवाद जब कोई राष्ट्र अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, जिसे अक्सर संघर्ष और युद्ध की स्थिति बन जाती है, कि भाई एक ऐसा राष्ट्र है जो कहता है मैं हूं सब कुछ, तो फिर देखो दूसरे वाले भी कहेंगे यार इसको हटा दें, ऐसा होता है ना, फिर लड़ाई होती है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया मित्रों जिसके माध्यम से दुनिया भर के देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यक्तिगत होता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और परिवहन की उन्नति के कारण संभव हुआ है। वैश्वीकरण के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। आर्थिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के लाभ क्या है, तकनीकी प्रगति, नई तकनीक आती है, शोध का लाभ पूरी दुनिया को मिलता है। भाई आपस में जब लोग आपस में समझ बिठाएंगे दूसरे देशों के साथ, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। उपभोक्ताओं का विकल्प, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सामान कम कीमत में मिलता है, कि भाई एक ही सामान की 5 दुकानें होंगी तो उसका कम कीमत पर आप लोगों को सामान मिल जाएगा ना, कि वो आपस में कहेंगे मेरी चीज ज्यादा बिके, मेरा सामान ज्यादा बिके, तो आपको कम कीमत में मिलेगा। आर्थिक विकास, विकासशील देशों में विदेशी निवेश बढ़ता, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अंतर क्या है भाई दोनों में, ठीक है। देखो सीमाएं, राष्ट्रवादी सीमाओं को सुरक्षित और पवित्र मानता है, वैश्वीकरण सीमाओं को बाधा मानकर मुक्त व्यापार का पक्षधर है, ये कहता सीमा बाहर में जाए। पहचान, राष्ट्रवाद स्थानीय और राष्ट्रीय पहचान पर जोर देता है, लेकिन वैश्विक नागरिक की पहचान को बढ़ावा देता है। अर्थव्यवस्था, स्वदेशी उद्योगों, संरक्षणवाद का समर्थन करता है कौन, राष्ट्रवाद। और वैश्वीकरण क्या है, मुक्त बाजार और विदेशी निवेश का समर्थन करता है। निर्णय प्रक्रिया, राष्ट्रीय संप्रभुता सर्वोपरि है, यह कहता है राष्ट्रवाद। फैसले देश के भीतर होना चाहिए, भारत के अंदर होना चाहिए। वैश्वीकरण कहता है कि वैश्विक नियम और अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन जरूरी मानता है। अपना देश राष्ट्रवाद पर जोड़ दो भाई, सर लोग राष्ट्रवाद पे जोड़ दीजिए। वर्तमान परिदृश्य ग्लाइकोलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, सॉरी है ना, ग्लोकलाइजेशन है, ग्लाइकोलाइजेशन नहीं है, ग्लोकलाइजेशन। आज के समय में ये दोनों अवधारणाएं एक साथ चल रही हैं, इसे ग्लोकलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद दोनों एक साथ हैं, तो इन्हें ग्लोकलाइजेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है वैश्विक उत्पादों को स्थानीय स्वाद और संस्कृति के अनुसार ढालना। उदाहरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी जब भारत आती है तो वह अपने उत्पादों में भारतीय मसालों का उपयोग करती है। इसी तरह भारत जैसे वैश्वीकरण का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के माध्यम से हम राष्ट्रवाद को मजबूत कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या है, राष्ट्रवाद हमें अपनी जड़ों में जोड़े रखता है और एकता की भावना पैदा करता है, जबकि वैश्वीकरण हमें आधुनिकता और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का अवसर देता है। एक संतुलित दृष्टिकोण वही है जहां हम अपने राष्ट्र की पहचान को बनाए रखें और वैश्विक सहयोग और शांति के लिए काम करें।
कि भाई वैश्विक शांति के लिए काम करें और अपने देश के लिए जिए, ठीक है। ये इस प्रकार निष्कर्ष है। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। 3 यूनिट मैंने करा दिए, 2 यूनिट पहली और दूसरी यूनिट की लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उन यूनिट के क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लेना। कल आपको चौथी यूनिट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए एक बार सारे लोग चैनल के सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे चौथी यूनिट का वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सभी तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।